हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक। हम लोगों ने पिछले क्लास में मगध का उत्कर्ष देखा था, जिसमें हम लोगों ने 3 वंश को डिस्कस किया था। जिसमें पहला हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश था, और तीसरा जो था नंद वंश। और अब हम लोग इसी के पैरेलल में जो एक घटना चल रही थी उत्तर पश्चिम की ओर, उसको देखेंगे। यानी कि उत्तर पश्चिम भारत के जो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, वहाँ के स्थितियों को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो यहाँ पे उसी से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें देखेंगे हम लोग भारत में विदेशियों का आक्रमण। इसमें सबसे पहला अगर आक्रमण हुआ था वो ईरानियों का हुआ था। तो चूँकि दोस्तों ये जो भारत का जो ये बिहार वाला एरिया है, यहाँ पर मगध का उत्कर्ष होता है और ये जो है इधर 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 अपना क्षेत्र का विस्तार करते रहते हैं बारी बारी से। और ये जो पश्चिम उत्तर क्षेत्र है या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है भारत का, यहाँ पर राजनीतिक एकीकरण नहीं रहता है। यानी कि यहाँ पर राजनीतिक फूट रहता है, जहाँ पर यहाँ पे कंबोज, गंधार जो महाजनपद हम लोगों ने पढ़ रखा था, और मद्र जो पंजाब के क्षेत्र थे, यहाँ के जो राजा थे आपस में लड़ते रहते थे, आपस में ही लड़ते थे। और आपस में लड़ने के वजह से यहाँ पर जो है विदेशी आक्रमण करने में सफल हुए। यहाँ पर कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था और ये जो एरिया था बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। तो ये सब कारण थे विदेशियों को इधर आकर्षित करने का। तो सबसे पहला जो आक्रमण होता है वो होता है ईरानियों का या पारसियों का, जिसको हम लोग बोलते हैं पारसिक आक्रमण या ईरानी आक्रमण। तो सबसे पहले देखेंगे ईरानी आक्रमण, उसके बाद देखेंगे हम लोग यूनानियों का आक्रमण। यूनानियों में सब जो आक्रमणकारी थे वो सिकंदर थे। तो चलिए शुरू करते हैं ईरानी आक्रमण को। तो भारत में जो आक्रमण किया था सबसे पहले ईरानियों ने किया था, और ईरानियों में भी जो हखमनी वंश के जो शासक थे उसने आक्रमण किया था। हखमनी वंश जिसका संस्थापक कुरुस को माना जाता है, उन्होंने सबसे पहला आक्रमण करने का कोशिश किया था भारत में, लेकिन वो असफल रहे। और यह जो बात कही जा रही है कि कुरुस ने, जो कि हखमनी वंश के संस्थापक थे, उन्होंने भी आक्रमण किया था भारत में। ये कहते हैं हेरोडोटस, एरियन और स्ट्रैबो, ये कहते हैं कि कुरुस ने भी भारत में आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। उसके बाद इसके जो पुत्र थे कुरुस के, साइरस के बारे में मतभेद है कि उन्होंने भारत में आक्रमण किया था या नहीं किया था। तो नहीं के पक्ष में, यानी कि साइरस ने भारत पर आक्रमण नहीं किए, इसके पक्ष में निरियाकस और मेगास्थनीज है। जबकि भारत में साइरस ने आक्रमण किया था, इसके पक्ष में प्लिनी और जेनोफोन हैं। और प्लिनी और जेनोफोन के आधार से या के अनुसार भारत में उन्होंने आक्रमण भी किया और यहाँ पर क्षेत्र को अपने अधिकार में भी लिया, लेकिन इसका कोई लिखित प्रूफ, अभिलेख, साक्ष्य नहीं मिलता है। ये विवादित है। उसके बाद अगला आते हैं साइरस के बाद दायर बहू, जिसको हम लोग डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट या डेरियस से डेरियस से जानते हैं। इनका सफल आक्रमण 516 बीसी यानी कि 516 ईस्वी पूर्व में होता है। और इस बात का जो साक्ष्य है वाहिस्तून, पार्सिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम जैसे अभिलेखों से इस बात का पुष्टि होता है कि दायर बहू ने यहाँ पर आक्रमण किए, और वो भी 516 ईस्वी पूर्व में। जबकि साइरस से रिलेटेड इस तरह का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। उसके बाद हेरोडोटस के अनुसार कहा जाता है कि जो ईरानियों का जो ये भारत ईरानियों का प्रांत बना, ये 20वां प्रांत बना था, यानी कि भारत 20वें नंबर पर था। और टोटल फारस के साम्राज्य में 28 प्रांत शामिल थे। उसके बाद भारत के क्षेत्र को जीतने पर उन्हें राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी कि ईरानियों को राजस्व की प्राप्ति होती है 300 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा, जो कि यह एक मुद्रा का ही रूप है, ईरानी रूप, जो प्राचीन भारत में भी इसी तरह का माप मिलता है। और यह जो राजस्व है, ये जो टोटल एशियाई प्रांत थे उस टोटल एशियाई प्रांत का अकेला ये 1/3 था, यानी कि बहुत बड़ी एक राजस्व की प्राप्ति हो रही थी।
और उसके बाद दैरबहु या दारावन के जो पुत्र हुए थायर्स या जरासिस, जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत में अधिकार जो दैरबहु ने क्षेत्र को अधिकार किया था उसको भी अधिकार में रखा। और यहाँ पर एक चीज़ जो देखने को मिलता है वो ये कि यहाँ के लोकल लोगों को, यानी कि अपने सेना में यहाँ के लोकल लोगों को शामिल किए थे और वो भी यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी और उसके लिए भारतीयों को भी शामिल किया था यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में लड़ने के लिए। उसके बाद एक युद्ध होता है सिकंदर के साथ आरावेला का युद्ध, जो कि 331 ईस्वी 331 बिफोर क्राइस्ट। और इस युद्ध में सिकंदर और दारा तृतीय या डेरियस थर्ड के बीच युद्ध होता है और इन दोनों इस युद्ध में सिकंदर जीत जाता है और ये हार जाते हैं। और इसी के साथ भारत में जो है ईरानियों का जो साम्राज्य था उसकी समाप्ति हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि भारत में जो ईरानियों का आक्रमण रहा, या यहाँ पर जो वो लोग 200 साल तक, लगभग 200 साल उत्तर पश्चिम भारत में लगभग ईरानियों ने 200 साल तक शासन चलाया और इस 200 साल में क्या क्या प्रभाव हमारे इंडिया में छोड़े। तो सबसे पहला जो प्रभाव हमको देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग का जो प्रोनाउंसिएशन था वो कुछ अलग सा होता था, यानी कि वो सिंधु को हिंदू पढ़ते थे, हिंदू कहते थे। तो ये सिंधु से हिंदू जो है जो हमको देखने को मिलता है वो भी ईरानियों का ही प्रभाव है। उसके बाद यह पहला अवसर था जब प्राचीन भारत के लोग एक नई संस्कृति के लोगों के सामने आए थे, यानी कि यह विदेशी संस्कृति के संपर्क में आने का यह पहला अवसर था भारतीयों का, भारतीय राजाओं के लिए। उसके बाद ईरानियों के आक्रमण के फलस्वरूप ही या परिणाम स्वरूप ही कह सकते हैं कि पश्चिमी एशियाई एवं मध्य एशियाई देशों के बीच भी संबंध स्थापित करने का अवसर मिला था और इसका भी देन ईरानी आक्रमण ही थे। कुछ विद्वान का मत है या कुछ विद्वान का कहना है कि ईरानियों के भारत में चलाए गए मुद्रा, जिसको सिग्लोई कहते हैं, सिग्लोई के बाद से या उससे ही भारत में मुद्रा का प्रचलन शुरू होता है। कुछ विद्वान का यह मानना है कि सिग्लोई से ही भारत में भी मुद्रा का प्रचलन शुरू होता है। लेकिन वहीं एक प्रोफेसर GR शर्मा इतिहासकार हैं, उनके अनुसार कौशाम्बी में जो खुदाई से कुछ मुद्रा प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो ताम्र मुद्रा है वो इससे भी प्राचीन मानते हैं, यानी कि जो ईरानी सिग्लोई हैं उससे भी प्राचीन मानते हैं, यानी कि इस बात को नकार देते हैं। उसके बाद उत्तर पश्चिम एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर एक लिपि देखने को मिलता है, खरोष्टी लिपि, जिस लिपि में कि अशोक के शिलालेख भी पाए गए हैं। तो इस लिपि का विकास कहीं ना, इस लिपि के विकास में ईरानियों का ही प्रभाव देखने, ईरानी लिपि आरामाइक से प्रभावित है। और यह जो है जिस तरह से अरबी को लिखा जाता है दाएं से बाएं की ओर, ठीक उसी तरह इस लिपि को भी दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल हैं, प्रसाद जिसको बोलते हैं, वो हैवेल, मार्शल और स्पूनर और डॉक्टर रोमिला थापर के मुताबिक वो मानते हैं कि इसके निर्माण में, इसके जो स्ट्रक्चर का बनावट है, इसमें ईरानी प्रभाव है, यानी कि इसमें ईरानियों का प्रभाव है इस स्ट्रक्चर में। लेकिन वहीं पे वसुदेव शरण अग्रवाल, इनका मानना है कि मौर्यकालीन जो प्रसाद हैं या जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, वो पूरी तरीके से स्वदेशी है, यानी कि इस पर ईरानियों का प्रभाव नहीं है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर ईरानियों का रहा है। उसके बाद अन्य जो प्रणालियां अपनाई गई थी ईरानियों का, वो थे छत्र प्रणाली, कुषाण शासकों ने तथा शक शासकों ने किया था। दंड देने के लिए सर बंटवाने की जो प्रथा थी वो भी ईरानी से ही इंस्पायर्ड थे। और स्त्री शरीर रक्षकों की नियुक्ति भी ईरानियों का ही देन है। और मंत्रियों के जो कक्ष होते उसमें हर समय आग जलते रहने की जो प्रथा थी वो भी, यह भी जो है ईरानियों का ही प्रभाव था। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग ईरानी आक्रमण, यानी कि सबसे पहला जो आक्रमण होता है ईरानियों का और उसके बाद आक्रमण होता है यूनानियों का। तो यूनानियों का आक्रमण का कारण कुछ इस तरह से था कि जो सिकंदर थे वो विश्व विजेता बनना चाहते थे, उसकी लालसा थी, तो वह एक कारण था। भारत में आक्रमण करने का यह भी कारण था कि यूनानी लेखक हेरोडोटस और अन्य लेखकों ने भारत को अपार संपत्ति वाला देश
कह करके इसका विवरण लिखा था। तो यह भी एक कारण था कि यहाँ पर यूनानियों का इधर आकर्षण हुआ। तो देखते हैं सबसे पहले सिकंदर, जिसका नाम कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी है। मैसिडोन के छत्र फिलिप सेकेंड, मैसिडोनिया एक जगह का नाम है जहाँ पर के गद्दी पर बैठने वाले फिलिप, जिसकी हत्या 329 बीसी में कर दी जाती है, उसका पुत्र है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर, और जो कि अरस्तु का शिष्य था और वो विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से निकल जाते हैं। और सबसे पहले एशिया माइनर, जो कि वर्तमान का तुर्की क्षेत्र, ईरान को जीतता और जीतते हुए 326 ईस्वी पूर्व में वो बल्ख बैक्ट्रिया को जीतते हुए, कबूल को जीतते हुए वो हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए भारत पहुंच जाते हैं। और भारत पहुंचने के बाद यहाँ पर दो प्रमुख राजा जो इस क्षेत्र में हुए, यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दो प्रमुख राजा थे, जिसमें एक तक्षशिला का आम्भी और दूसरा पोरस राजा। तो इनमें जो सबसे पहला राजा है आम्भी तक्षशिला का, उन्होंने जो भारत के जो सबसे निकटतम एक प्रांत निकैया, यहाँ पर तक्षशिला के राजा आम्भी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लेकर के जाते हैं, एक अपेक्स बॉडी लेकर के जाते हैं और उनके साथ युद्ध ना करने का और साथ देने का वचन कर लेते हैं, यानी कि वो इसका विरोध नहीं करते हैं, तक्षशिला के राजा आम्भी। उसके बाद जो भारतीय साम्राज्य में या भारतीय क्षेत्र में सबसे पहला विरोध करने वाला जो राजा हुए वो थे, यानी कि प्रबल विरोध करने वाला, भरपूर विरोध करने वाला राजा थे राजा पोरस, जिसके राजा पोरस और सिकंदर के बीच का जो युद्ध है वो हाइडेस्पीज के नाम से फेमस है। हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध के नाम से फेमस है, जो कि वर्तमान का झेलम नदी है। हाइडेस्पीज को, झेलम नदी को ही हाइडेस्पीज यूनान में कहा जाता था और इसका पुराना नाम वितस्ता है। और कहा जाता है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन उनकी जो बहादुरी थी उससे प्रभावित होकर के उसको उसका राज्य वापस कर दिया और उनसे दोस्ती कर लिया। और दोस्ती करने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। पोरस के बाद वो गलोगनिक तथा कठ जातियों को हराते हुए ब्यास नदी के किनारे पहुंचते हैं। और ब्यास नदी के किनारे, यानी कि ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचने के बाद जो उसके सैनिक थे वो आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। इनकार करने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें जो यूनान का जो जलवायु है वो ठंडा जलवायु है, लेकिन जो भारत का जलवायु है उसके रिस्पेक्टिवली गर्म जलवायु है। और वहाँ के सिकंदर के सैनिकों में कुछ बीमारी भी फैल गई थी और साथ ही लगातार 10 वर्ष तक वो युद्ध करते हुए लड़ाई कर रहे थे, यानी कि घर से निकले उन्हें 10 साल हो गए थे। और एक कारण यह भी कहा जाता है कि उस वक्त मगध में जो है नंद वंश का शासन था और जो कि सबसे शक्तिशाली एक शासन रहा था महापद्म नंद और घनानंद का। तो इसके बारे में भी सुन रखा था कि सिकंदर का जो सेना था उससे भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली सेना मगध में था। तो ये सब कई कारण हैं जिसके वजह से जो सिकंदर के सिपाही है वो आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं और लास्ट में सिकंदर को कहना पड़ता है कि हम उन कायरों के अंदर उत्साह भरना चाहते हैं जो आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं, इस तरह कुछ कहा था। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं, यह भी कहा जाता है कि जो दूसरों को हराते फिरते थे, जो दूसरे राजाओं को हराते आ रहे थे, वो खुद अपने ही सैनिकों से हार गए थे। जब वो लौट रहे थे तो जीते हुए साम्राज्य को 3 हिस्से में बांट दिया था। कहा जाता है कि सिकंदर जो है भारत में 19 महीना रहे, 19 मंथ, और वो 19 मंथ लड़ाई करते रहे, यानी कि वो जो जीते गए प्रदेश थे, जो क्षेत्र जीत लिए थे, उनको सुव्यवस्थित करने का उसको मौका ही नहीं मिला। कुछ एक क्षेत्रों को वही वो सुव्यवस्थित कर पाए थे। उसके बाद जब वो लौटते हैं तो साम्राज्य को 3 हिस्से में बांट देते हैं और तीनों को जो यूनानी गवर्नर होते हैं उसको सौंप करके लौट जाते हैं। 325 बीसी में लौट जाते हैं और लौटने के क्रम में ही 323 बीसी में उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या प्रभाव छोड़े, यूनानियों का क्या प्रभाव रहा हमारे इंडिया में। तो देखते हैं कि इससे प्राचीन भारत को, प्राचीन यूरोपीय जो संस्कृति थी उससे इसका सामना होता है या संपर्क होता है। और इसका जो एक परिणाम था यूनानी आक्रमण का वो था कि छोटे बड़े राज्य जो आपस में लड़ाई कर रहे थे अब वो एक एक करके और ध्यान देते हैं, यानी कि एक साम्राज्य का निर्माण पर फोकस करते हैं। जिसका एग्जाम्पल देख सकते हैं मौर्य वंश।
वो लोग आपस में लड़ाई छोड़ करके एक एकीकरण का नीति अपनाना शुरू करते हैं। और आगे देखें तो पश्चिम उत्तर का जो क्षेत्र था वहाँ पे यूनानियों ने कई उपनिवेश स्थापित किए थे, या यूँ कहते हैं कि सिकंदर ने तीन नगरों को बसाया था। तो उसमें से जो नगर थे निकेया, बाकोफेला जो कि सिकंदर का घोड़े का नाम था, उसी के नाम पर इन्होंने यह शहर बसाया था झेलम नदी के किनारे। और सिकंदरिया, यहाँ पे 2 सिकंदरिया है, एक काबुल के क्षेत्र में और एक सिंध के क्षेत्र में। तो ये 4 नगर बसाए थे और इन तीनों नगरों को मौर्य वंश के द्वारा इसे जीत लिया जाता है, लेकिन उसका सफाया पूरी तरीके से नहीं करते हैं। उसके बाद जो और खोज हुए थे, 4 स्थल मार्ग और 4 जल मार्गों का भी खोज हुआ था उन्हीं के यूनानी आक्रमण के फलस्वरूप या उसके प्रभाव स्वरूप। और यहाँ पर जो है भारतीय मुद्रा आकर्षक बनने लगते हैं, यानी कि भारतीय मुद्रा जो कि यूनानी आक्रमण के बाद कहा जाता है कि आकर्षक और लेख युक्त ढाला जाने लगा। और यह जो शैली था यूनान का उलूक शैली का नकल था। उसके बाद एक शैली हमें जो मूर्ति कला का जो शैली देखने को मिलता है वो गंधार शैली, जो कि यूनानी आक्रमण का ही एक प्रभाव है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के बाद जो विदेशी आक्रमण हुए और वहाँ पे जो शासन किए विदेशी आक्रमणों ने और उन्होंने क्या प्रभाव छोड़ा हमारे देश में, उसको देखा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश को लेकर के। और तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।